तापड़िया कन्या महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करते रहो ताकि आपको नए नए जो वीडियो है वो अपडेट मिलते रहे। अपन है वो पॉलिटिकल साइंस जो बीए फर्स्ट ईयर की बुक है, भारतीय राजनीतिक विचारक। इसमें अपन मानवेंद्र नाथ राय, एमएन राय पढ़ रहे हैं, जिनका बचपन का नाम है वो नरेंद्र नाथ भट्टाचार्य था। इनका जन्म है वो पश्चिम बंगाल के 24 परगना जिले में हुआ था। तो अपन इनके बारे में पढ़ रहे थे। तो आज अपन पढ़ेंगे राय और जो व्लादिमीर लेनिन है। तो व्लादिमीर लेनिन कौन था? ये रूस का था। 1917 में, मार्च 1917 में जो रूसी क्रांति हुई थी उसका महान नायक था कौन? व्लादिमीर लेनिन। और ये भी जो रूस में साम्यवाद है इसकी स्थापना करने वाला था। तो दोनों के मध्य मानवेंद्र नाथ राय और लेनिन है, ये दोनों मित्र थे। अब इन दोनों के बीच में कुछ बातों को लेकर आपस में मतभेद थे। हालांकि व्लादिमीर लेनिन और जो मानवेंद्र नाथ राय है दोनों ही क्या थे? अच्छे मित्र थे। ये व्लादिमीर लेनिन है वो रूस के थे। रूसी क्रांति मार्च 1917 में हुई थी। इसके महानायक थे कौन? तो जिस प्रकार से व्लादिमीर लेनिन ने रूस में क्रांति की थी उसी प्रकार से मानवेंद्र नाथ जो राय है, एमएन राय है, वो भारत में लेनिन की भांति ही क्रांति करना चाहते थे। तो इस क्रांति को लेकर जो साम्यवादी क्रांति है, इस क्रांति को किस प्रकार से करना चाहिए, इसको लेकर लेनिन और मानवेंद्र नाथ राय दोनों के मध्य वो विचार है या मतभेद था। वो उस मतभेद के बारे में अपन पढ़ेंगे। तो 1925 में मानवेंद्र नाथ राय ने भारत में साम्यवादी दल की स्थापना की। इस बात का ध्यान रखना, भारत में साम्यवादी दल है, इसकी स्थापना किसने की थी? तो मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। मेक्सिको में भी जो साम्यवादी दल है इसकी स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? मानवेंद्र नाथ राय ने की थी। इस बात का ध्यान रखना है, भारत में साम्यवादी दल है, इसकी स्थापना कब की गई थी? 1925 में। किसने की थी? मानवेंद्र नाथ राय, इन्होंने की थी। अब जो दोनों के बीच में जो ये साम्यवादी क्रांति है भारत में किस प्रकार करनी चाहिए, इसको लेकर लेनिन और जो राय है इनके बीच में मतभेद था। ये क्या था? तो देखो इसमें राय ने कहा कि भारत में जो साम्यवादी है वो साम्यवादी क्रांति कर सकते हैं। मानवेंद्र नाथ राय ने कहा भारत में जो साम्यवादी है वो साम्यवादी क्रांति कर सकते हैं। इसलिए जो बुजुर्गा वर्ग है, बुजुर्गा का मतलब उस समय कांग्रेस को उस समय भारत का क्या माना गया था? उच्च वर्ग माना गया था। जो बुजुर्गा वर्ग है, उच्च वर्ग या कांग्रेस, इसको जो भारत में साम्यवादी क्रांति कर रहे हैं अपन, उसमें कांग्रेस को साथ नहीं देना चाहिए। ये बात कौन कह रहे हैं? ये बात मानवेंद्र नाथ राय कह रहे हैं कि जो भारत में साम्यवादी क्रांति करेंगे उसमें जो बुजुर्गा वर्ग है भारत का, और ये बुजुर्गा वर्ग है, ये कांग्रेस है, ये उच्च वर्ग है, इसको भारत में जब साम्यवादी क्रांति करेंगे तो उसको साथ नहीं लेंगे। परंतु भारत में नेता थे सोमेंद्र नाथ टेगोर है। इसने लेनिन को बताया रूस में जाकर कि भारत में जो साम्यवादी है उनकी संख्या कम है, इसलिए भारत में साम्यवादी क्रांति नहीं हो सकती। भारत में साम्यवादी क्रांति तभी हो सकती है जब ये बुजुर्गा या जो उच्च वर्ग कांग्रेस, इसकी सहायता से ही, इसके सहयोग से ही भारत में क्या की जा सकती है? साम्यवादी क्रांति की जा सकती है। दोनों मतभेद था। मानवेंद्र नाथ राय वो कांग्रेस को साम्यवादी क्रांति में साथ नहीं लेना चाहते थे, जबकि लेनिन ने उसे कहा, मानवेंद्र नाथ राय को, लेनिन को किसने कहा था? सोमेंद्र नाथ राय ने, कि भारत में साम्यवादियों की संख्या कम है, इसलिए भारत में जो साम्यवादी क्रांति करे उसमें उस वर्ग कांग्रेस है, इसका सहयोग है वो लेना चाहिए। तो इस बात को लेकर उनमें क्या था? मतभेद था। इसलिए लेनिन ने जो भारत में
उसमें जो उस वर्ग है कांग्रेस है इसका सहयोग है वो लेना चाहिए, इस बात का समर्थन किया। और मानवेंद्र नाथ राय है उसने इस बात का क्या किया, विरोध किया। तो दोनों में इस बात को लेकर वो क्या था, आपस में मतभेद था। इस बात का अपने को ध्यान रखना है। अब मानवेंद्र नाथ राय है जिसके लिए जाने जाते हैं, अपन उसके बारे में थोड़ा देखते हैं। मानवेंद्र नाथ राय का नव मानववाद का विचार, इनका जो नव मानववाद का जो विचार है इसके लिए जाने जाते हैं। नव मानववाद का मतलब इसमें ये मानव को केंद्र मानते हैं और मानव में बुद्धि और विवेक है, मानव को स्वतंत्र कर देना चाहिए ताकि मानव अपना क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। इस बात का इन्होंने अग्रसर किया था। तो इनका जो नव मानववाद का विचार है इसमें इन्होंने आमूल मानववाद भी कहा, इसे आमूल मानववाद मतलब जो वर्तमान समय का जो मनुष्य है इसमें क्या करना पड़ेगा, परिवर्तन करना पड़ेगा। वैज्ञानिक आमूल मानववाद या वैज्ञानिक एकात्म मानववाद, वैज्ञानिक एकात्म मानववाद मतलब जो वर्तमान समय में जो मनुष्य है उसमें क्या करना पड़ेगा, उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। आमूल है, उसकी बुद्धि है, विवेक है, उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी स्वतंत्रता है उसको करनी पड़ेगी। तो इसमें उन्होंने कहा है नव मानववाद, अपना जो नव मानववाद है इसके तहत मानवेंद्र नाथ राय ने विभिन्न जो विचार है इनका खंडन किया। इन्होंने गांधीवाद का जो गांधीवाद है उसका जो आध्यात्मिक और जो धार्मिक आधार था, गांधी जी का जो आध्यात्मिक और जो धार्मिक आधार था उसकी उन्होंने क्या की, आलोचना की अपने नव मानववाद में कि इससे जो मनुष्य है भारतीय नागरिक है उनका कल्याण नहीं हो सकता। दूसरा जो उन्होंने खंडन किया उसमें उन्होंने जो संसदीय लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं इनका खंडन किया। संसदीय जो लोकतांत्रिक मान्यताएं हैं उनका इन्होंने क्या किया, खंडन किया। क्यों किया, संसदीय लोकतंत्र ने कहा कि ये विनम्र संसदीय लोकतंत्र और विनम्र क्या है, अधिनायकवाद है। विनम्र क्या है, अधिनायकवाद है। तो संसदीय जो लोकतांत्रिक शासन प्रणाली है इसका इन्होंने खंडन किया। इसने भारतीय दर्शन है इसकी आलोचना की। मानवेंद्र नाथ एम.एन. राय ने जो भारतीय दर्शन है उसकी आलोचना की और जो वेदांत दर्शन है उसको क्या कहा, रूढ़िवादी का। वेदांत दर्शन उसको क्या कहा, रूढ़िवादी का। इन्होंने साम्यवादी जो विचारधारा है इसको भी क्या कर दिया, अस्वीकृत कर दिया। साम्यवादी विचारधारा है इसको भी अस्वीकृत कर दिया। अस्वीकृत है वो करने का कारण क्या था, इसका कारण ये था उन्होंने कहा कि ये वर्गीय जो विश्लेषण है, वर्ग के आधार पर कार्ल मार्क्स ने इसने विश्लेषण किया है वो क्या नहीं है, वो सही नहीं है। तो इसका भी इसने क्या किया, आलोचना की। तो अपने जो नव मानववादी सिद्धांत है इसमें इन विचारधारा को क्या किया, खंडन किया। मानवेंद्र नाथ राय है ये मानव मात्र का क्या करना चाहते थे, विकास करना चाहते थे और मानव को केंद्र है मानते थे। इसमें इन्होंने अब साम्यवाद का खंडन, मानवेंद्र नाथ राय ने साम्यवादी जो विचारधारा है इसका खंडन किया और इसमें इन्होंने खंडन करते हुए कहा कि जो इनकी आर्थिक नीतिवाद की, समाज को इसने आर्थिक आधार पर बांटा है, इस विचारधारा का इन्होंने क्या किया, खंडन किया और आर्थिक जो नीतिवाद की संकल्पना है इसको नकारते हुए कहा कि ये संकल्पना क्या नहीं है, तर्क संगत नहीं है। क्या कहा कि जो ये संकल्पना है ये क्या नहीं है, तर्क संगत नहीं है, ये वैज्ञानिक तरीके से सही नहीं है। और क्योंकि संस्कृति धर्म और दर्शन, संस्कृति धर्म और दर्शन, संस्कृति धर्म और दर्शन है इनके द्वारा अर्थव्यवस्था का निर्धारण नहीं होता। संस्कृति धर्म और दर्शन के द्वारा जो अर्थव्यवस्था है इसका निर्धारण नहीं होता। इस प्रकार इन्होंने जो साम्यवादी विचारधारा है क्या किया, खंडन किया। मार्क्स है इसने वर्गीय जो विश्लेषण है, वर्गीय विश्लेषण इसको भी क्या कर दिया, मानवेंद्र नाथ राय ने जो कार्ल मार्क्स का वर्गीय जो वर्ग के आधार पर विश्लेषण किया था इतिहास का, उसको भी क्या करते हैं इन्होंने नकार दिया और इन्होंने कहा कि व्यक्ति का चित्रण करने से ही व्यक्ति है वर्ग के, व्यक्ति है
व्यक्ति का चित्रण है वो वर्ग के सदस्य के रूप में करने के कारण व्यक्ति की जो स्वतंत्रता उसे क्या हो गया, लोप हो गया। इसने कहा कि व्यक्ति का जो चित्रण किसके आधार पर किया है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग के आधार पर किया है, इसके कारण व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसका क्या हो गया, लोप हो गया। कार्ल मार्क्स के जो ऐतिहासिक भौतिकवाद, इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है इसको भी मानवेंद्रनाथ राय ने नकार दिया और उन्होंने कहा कि जो ये वणिक वर्ग है, जो ये वाणिज्य वर्ग है, इसका उदय है वो, जो ये वाणिज्य वर्ग है या जो ये वणिक वर्ग है इसका उदय है वो, इसका पुनर्जागरण से कोई संबंध है वो नहीं है। उन्होंने कहा कि जो पुनर्जागरण हुआ है इसका इस वणिक वर्ग या जो ये वाणिज्य वर्ग है इन दोनों के मध्य कोई कारणात्मक संबंध नहीं है। तो इतिहास की कार्ल मार्क्स की भौतिकवादी व्याख्या है इसको इन्होंने नकार दिया। और कार्ल मार्क्स का जो अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत है जिसमें उसने कहा था कि मालिक वर्ग है या पूंजीपति वर्ग है ऑर्डर लेता है, तो इस अतिरिक्त मूल्य का जो सिद्धांत है कार्ल मार्क्स का इसको भी मानवेंद्रनाथ राय ने क्या कर दिया, नकार दिया। और उन्होंने कहा कि किसने, मानवेंद्रनाथ राय ने कहा कि कोई भी समाज है वो अतिरिक्त मूल्य के अभाव में, अगर अतिरिक्त मूल्य नहीं होगा तो कोई भी समाज और क्या नहीं कर सकता, प्रगति नहीं कर सकता। तो मानवेंद्रनाथ राय के अनुसार क्या होना चाहिए, अतिरिक्त मूल्य होना चाहिए ताकि समाज क्या कर जाए, प्रगति कर जाए। अगर अतिरिक्त मूल्य वो नहीं होगा तो समाज है, समाज के लोग है वो काम करना बंद कर देंगे और समाज और क्या नहीं कर पाएगा, प्रगति नहीं कर पाएगा। तो ये बातें अपन ने इसमें पढ़ी थी। अब अपन इसका जो नवमानववाद है, मानवेंद्रनाथ राय का अपने जो नवमानववाद है बताया है, इसका आशय या तात्पर्य क्या होता है। तो अपन इसका 1940 है, इसमें उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कब लिखी थी? 1940 में मानवेंद्रनाथ राय ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था रेडिकल डेमोक्रेसी पार्टी। रेडिकल डेमोक्रेसी पार्टी जिसका हिंदी अर्थ होता है कट्टरपंथी लोकतांत्रिक पार्टी। कब लिखी थी? 1940 में। उसके बाद में उन्होंने एक लिखी थी किताब जो थी रोमानियन क्रांति के कारण। रोमानियन क्रांति के कारण ये दो अपनी जो पुस्तकें लिखी थी, इसमें उन्होंने जो नवमानववाद है इसके बारे में बताया है। तो इसमें इन्होंने कहा कि जो ये नवमानववाद है ये यूरोपीय जो पुनर्जागरण है इससे प्रभावित है। उन्होंने कहा कि जो नवमानववाद है यूरोप में जो पुनर्जागरण हुआ है उससे क्या है, प्रभावित है। और अपने जीवन के जो अपने पंडित चरण के जो तीसरा चरण था इसमें मानवेंद्रनाथ राय क्या हो गए थे, नवमानववादी हो गए थे। क्या हो गए थे? जीवन के 3 चरण अपने पढ़े थे, कला मैंने बताया था। प्रथम जो चरण था इसमें एक क्रांतिकारी राष्ट्रवादी थे, दूसरा चरण अपने पढ़ा था उसमें एक कट्टर मार्क्सवादी हो गए थे, और अपने तीसरे चरण में जीवन के तीसरे चरण में क्या हो गए थे, नवमानववादी हो गए थे। और मानव का विकास करना, मानव बुद्धि विवेकशील प्राणी है और इसको अगर स्वतंत्र कर दिया जाए तो ये क्या कर सकता है, अपना विकास कर सकता है। इसका विचार है, इस ओर से क्या हो गया था, अग्रसर हो गया था। तो अपन ने उन्होंने नवमानववाद है, नवमानववाद जो दर्शन है इनके उन्होंने 2 आधार बताए हैं। मानवेंद्रनाथ राय ने जो नवमानववाद है इसके 2 आधार बताए हैं। 2 आधार, स्वतंत्रता व नैतिकता। स्वतंत्रता व नैतिकता ये 2 आधार बताए हैं। इन्होंने नवमानववाद में इन्होंने व्यक्ति को केंद्र माना है। व्यक्ति को क्या माना है? केंद्र माना है कि व्यक्ति इसको स्वतंत्र कर देना चाहिए, इसके पास बुद्धि और विवेक है, ये अपना क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। व्यक्ति की स्वतंत्रता, इन्होंने कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता और नैतिकता क्या है, महत्वपूर्ण है। और राय ने कहा कि उदारवाद में दल ने जो व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है उसको क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। उदारवाद जो ये समय आया है 1885-1905 का जो समय था, इसमें इसने व्यक्ति की स्वतंत्रता क्या कर दिया है, लोप कर दिया है। और मार्क्सवाद ने वर्ग के आधार पर
जो ये है व्यक्ति की स्वतंत्रता, इसका क्या कर दिया है, दमन कर दिया है। वर्ग के आधार पर जो व्यक्ति की स्वतंत्रता थी उसका दमन कर दिया या उसको दबा दिया, तो इससे व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है वो क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो इनके विचार यही थे। इन्होंने कहा कि न तो स्वतंत्रता मार्क्सवाद में मिलेगी और न ही स्वतंत्रता किसमें मिलेगी, उदारवाद में मिलेगी। व्यक्ति को जो स्वतंत्रता है वो किसमें मिलेगी, नव मानववाद में मिलेगी। व्यक्ति है इसको स्वतंत्र कर दो ताकि वो अपनी बुद्धि है और उस विवेक को क्या कर सके, काम में ले सके और अपना समग्र क्या कर सके, विकास कर सके। ये बात मानवेंद्रनाथ राय कह रहे हैं। उन्होंने नव मानववाद में सभी सामाजिक संस्थाओं का केंद्र बिंदु किसे माना, जितनी भी सामाजिक संस्थाएं हैं उनका केंद्र बिंदु किसे माना, मानव को माना। मानव है, मनुष्य है, एक विवेकशील और बुद्धि सम्मत प्राणी है और अपना हित है वो जानता है। ये इन्होंने ऐसा कहा था। राय ने कहा कि मनुष्य की सभी वस्तुओं का क्या है, मानदंड है। मनुष्य है वो अपनी बुद्धि और विवेक से किसी भी वस्तु को क्या कर सकता है, अपने उपयोग में ले सकता है। नव मानववाद के अंतर्गत समाज और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई, इन्होंने कहा कि समाज और जो व्यक्ति है इसकी स्वतंत्रता में, समाज और व्यक्ति की स्वतंत्रता में कोई विरोधाभास नहीं है। उन्होंने कहा नव मानववाद में समाज और व्यक्ति की जो स्वतंत्रता है इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। यदि समाज के निर्माण में व्यक्ति का प्रयोग किया जाए तो इसमें कोई विरोधाभास नहीं है। राय ने नव मानववाद में समाज के आर्थिक पुनर्गठन, मानवेंद्रनाथ राय ने जो नव मानववाद है इसमें उन्होंने बताया कि समाज का अगर पुनर्गठन करना है तो आर्थिक पुनर्गठन, समाज का आर्थिक पुनर्गठन और शिक्षा पर क्या करना चाहिए, बल देना चाहिए। वर्तमान में जो गरीब लोग हैं, अशिक्षित लोग हैं, तो पुनर्गठन है वो आर्थिक आधार पर ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग धंधे या व्यक्ति को आर्थिक रूप से स्वतंत्र करना चाहिए और शिक्षा उपलब्ध करना चाहिए ताकि समाज का क्या हो सके, विकास हो सके। और वैज्ञानिक ज्ञान पर भी इन्होंने, वैज्ञानिक ज्ञान इस पर भी क्या दिया, अत्यधिक बल दिया ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करें, तर्क के अनुसार तथ्य के आधार पर बात करें। इन्होंने मानव को क्या माना, नैतिक माना। मानव को क्या माना, नैतिक माना कि मानव है अगर उसको सही तरीके से शिक्षा दी जाए तो वो अपने कर्तव्यों का क्या कर सकता है, निर्वहन कर सकता है। क्रांति शिक्षा एवं, इन्होंने कहा कि जो क्रांति है किससे होनी चाहिए, शिक्षा व सहमति से होनी चाहिए। मानवेंद्रनाथ राय ने कहा कि क्रांति है वो शिक्षा व सहमति से होनी चाहिए। और ये बोलवादी, इन्होंने मानवेंद्रनाथ राय ने बोलवादी समाज की क्या की, बोलवादी समाज है इसका इन्होंने क्या किया, समर्थन किया। तो शासन है वो किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होना चाहिए, इस बात का इन्होंने समर्थन किया। और विकेंद्रित जो राजनीतिक प्रणाली है वो कैसे होनी चाहिए, विकेंद्रित होनी चाहिए। तो किसी एक व्यक्ति के हाथ में शासन या सत्ता नहीं होनी चाहिए। और इन्होंने विकेंद्रित राजनीतिक प्रणाली और दल विहीन जो शासन प्रणाली है इसका इन्होंने क्या किया था, समर्थन किया था। तो इस बात का अपने को ध्यान रखना है। इनकी रचनाएं में आपको जो इन्होंने पुस्तकें लिखी थी वो आपको मैं बीच में बता चुका हूँ। और एक दो जो महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं उनके बारे में एक बार पुनः बता दूँ। इंडिया इन ट्रांजिशन, संक्रमण की हिंदी में अर्थ होता है इसका, संक्रमण के दौर में भारत, संक्रमण के दौर में भारत, ये इनकी प्रमुख पुस्तक थी जो इन्होंने 1922 में लिखी थी। एक इनकी रचना है मानववाद घोषणा पत्र, न्यू ह्यूमनिज्म एवं मैनिफेस्टो। तो ये मानववाद इनका जो विचार था ये इसमें इन्होंने किसी अपनी रचना इसे बताया है, ये इन्होंने 1953 में लिखी थी। एक इनकी जो प्रमुख रचना है वो है द प्रॉब्लम ऑफ फ्रीडम,
समस्याएं, ये इनकी प्रमुख पुस्तक थी। एक है वैज्ञानिक राजनीति, साइंटिफिक ऑफ पॉलिटी, साइंटिफिक ऑफ पॉलिटी, वैज्ञानिक राजनीति, वैज्ञानिक राजनीति ये इनकी है। एक आपको कल बताई थी रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन इन चाइना, तो ये इनकी प्रमुख रचना थी। कंपटीशन एग्जाम में पूछ लेते हैं कि इनमें से कौन सी मानवेंद्रनाथ राय से संबंधित रचना नहीं है, तो इनका अपने ध्यान रखना है। ये अपना एक प्रमुख विचार है मानवेंद्रनाथ राय, जो भारत में साम्यवाद का जनक था। ये अपना वो लेसन पूरा हो गया है। आगे की क्लास में अपन अब दूसरा भारतीय राजनीति विचार पढ़ेंगे। अपने इस वीडियो को जैसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।